नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ एजुकेटर सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2023 के लिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। उसके लिए फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है। लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इसके लिए तैयारी भी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो टीचर्स मंत्रा द्वारा एक्सपर्ट सीरीज आज से चलाई जा रही है, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव जो एक तरीके से सिलेबस है सीटेट का, उसको हम फॉलो करेंगे। जिसके आज के सेशन में हम बात करेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, अर्थात जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के ऊपर हम बात करेंगे। जीन पियाजे ने एमिनेंट थ्योरी दिया हुआ है, एक बच्चे का संज्ञान कैसे निर्माण होता है, स्टेजेस में होती है, उसके लिए 4 स्टेजेस दिए हुए हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं, उसके ऊपर ये बात करते हैं। स्कीमा की बात करते हैं, ये एसिमुलेशन, एडजस्टमेंट, इक्विलिब्रेशन, आपका एकोमोडेशन, इन सभी प्रक्रियाओं के ऊपर ओवरऑल ये कंप्लीट सेशन रहेगा आपके जीन पियाजे से रिलेटेड। और ये साथ ही साथ जीन पियाजे का ऐसा थ्योरी है जो आपके सीटेट के साथ साथ इंडिया के सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो बिहार सुपर टेट 2023 का एग्जाम होने वाला है, वहां के लिए भी ये पेडागोजी वाले सेक्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जीन पियाजे जो है वह है क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। कौन है, क्या काम किया है इन्होंने साइकोलॉजी के लिए। तो पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, यानी स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1896 में 1896 में हुई थी और इनकी डेथ जो है 1980 में 1980 में हो गई। पियाजे एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये जो है संज्ञानात्मक रचनावादी थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन लोग, वे लोग जो ये बिलीव करते हैं कि बच्चे जो है वह सीख सकते हैं, अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, एक्टिविटी के थ्रू एक्टिविटी। इसीलिए इनका एक फेमस कोट भी है, इन्होंने कहा हुआ है कि चाइल्ड इज द एक्टिव एक्सप्लोरर एंड एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। बच्चा जो है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता एवं लिटिल साइंटिस्ट है, एक नन्हा वैज्ञानिक है, छोटा वैज्ञानिक है, जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ एक्सप्लोर करता है, जिससे अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है। गिवन बाय 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। जैसे कि आप जानते हैं कि पियाजे जो है ये बताते हैं कि डेवलपमेंट जो है यानी विकास जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये स्टेजेस में होता है। ये वाला जो सिंबल है आपका, ये आपको याद होगा, ये सिंबल भी आपसे पूछ लेता है। ये सिंबल आपका जुड़ा हुआ है पियाजे की थ्योरी से। यानी इनका मानना है कि जैसे जैसे आपकी स्टेजेस बढ़ती है, एक बच्चे की संज्ञानात्मक विकास भी वैसे वैसे बेहतर होती जाती है। यानी कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है कि एक ही वे में, एक ही गति से, एक ही रेट से आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके संज्ञान का निर्माण होगा और वैसे वैसे आप अपने कॉग्निशन के तौर पे आप बेहतर होंगे। जिसमें ये 4 जो है स्टेजेस में इन्होंने टोटल संज्ञानात्मक विकास को बांटा है। अब बात करेंगे, पियाजे का मानना है कि एक बच्चे का 14 से 15 साल की उम्र में वह अपने हायर कॉग्निटिव मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है। यानी पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दिए हैं, उस 4 स्टेजेस को, 4 अवस्थाओं को 14 से 15 साल की अवस्था तक समाप्त कर दिया है। यानी उनका मानना है कि बच्चा जो है एक मानसिक संरचना के साथ पैदा होता है तथा 14 से 15 वर्ष की अवस्था में वह अपने उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर पर पहुंच जाता है। यानी पियाजे के अनुसार एक 14 या 15 साल के बीच का जो बच्चा है वो अपने हायर कॉग्निटिव मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है। तो ये एक बात हुई पियाजे के बारे में। अब हम इनसे जुड़ी हुई सब चीजें करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये सिंबल भी आपको याद रखना है क्योंकि स्टेजेस में होती है विकास जो है। इनके अनुसार डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता है आपका स्टेजेस में। पहले ये आपका पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा और चौथा। जैसे जैसे आप आगे वाले स्टेज में जाते रहेंगे आपके कॉग्निशन का बेहतर निर्माण होता रहेगा। अब सवाल ये उठता है सबसे पहले कि ये कॉग्निशन है क्या, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। फिर आगे इसके ऊपर इनकी जो 4 फैक्टर हैं, जो 4 महत्वपूर्ण कारक हैं जिनको इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में,
या कहें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये कॉग्निशन है क्या। कॉग्निशन का अर्थ है संज्ञान। तो ये संज्ञान है क्या? अगर इस हिंदी में बात करें तो संज्ञान और इसका अर्थ है जानना। संज्ञान का अर्थ होता है जानना, यानी प्रोसेस ऑफ नोइंग। आप कह सकते हैं इसको, ये प्रोसेस ऑफ नोइंग है। जानने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ नोइंग। आप इसको मेंटल स्किल्स से भी जोड़ सकते हैं। जो मेंटल स्किल्स है वो आपका यहाँ जुड़ा हुआ है। यानी कॉग्निशन का अर्थ है जानना, समझना। यानी जितनी आपकी मेंटल एक्टिविटी है, ऑल मेंटल एक्टिविटी आर कॉल्ड कॉग्निशन, लाइक रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी आप चीजें सोचते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप रीजन करते हैं, जो आप तर्क करते हैं, जो आप समस्या का समाधान करते हैं, यानी दिमाग से जुड़ी हुई हर एक प्रक्रिया या वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने विचारों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने चुनौतियों को आप डील करते हैं। यानी ह्यूमन ब्रेन से, मस्तिष्क से जुड़ी हुई हर एक एक्टिविटी आपके कॉग्निशन या संज्ञान कहलाती है। और इस कॉग्निशन का, इस संज्ञान का हर इच स्टेज में कुछ बेहतर होना, इसमें बेहतर करना, अपनी समस्याओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति सेंसिटिव होना और बेहतर होना कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। यानी ओवरऑल संज्ञान का अर्थ है जानना। एक प्रोसेस ऑफ नोइंग है जिसके थ्रू आप चीजों को जानते हैं, समझते हैं, आप रीजन करते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तमाम तरीके की जो मेंटल स्किल्स है, जो आपकी मानसिक कौशल है, मानसिक योग्यताएं हैं या मेंटल एक्टिविटी है, जिसके द्वारा आप दिमाग से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटी करते हैं, आपका कॉग्निशन या संज्ञान के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है पियाजे का ये मानना है, हम लोग बात कर चुके हैं कि ये हायर मेंटल एक्टिविटी जो है या हायर कॉग्निशन जो मैच्योरिटी है, ये संज्ञानात्मक परिपक्वता है, एक बच्चा जो है वो 14 से 15 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर लेता है। यानी वो अपने हायर कॉग्निटिव मैच्योरिटी लेवल पे होता है 14 से 15 साल पे। ऐसा इसलिए इनका मानना है कि हर एक बच्चा जो है एक मेंटल जो है स्ट्रक्चर के साथ, एक मानसिक संरचना के साथ पैदा होता है और जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं बढ़ती है वैसे वैसे वह संज्ञानात्मक स्तर पे बेहतर और सुदृढ़ होते जाता है। और 14-15 साल की उम्र में इस अवस्था में आकर के वो अपने हायर कॉग्निटिव मैच्योरिटी लेवल को अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ये एक बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बात किया है 4 फैक्टर की। जो 4 फैक्टर है जो आपके इंपॉर्टेंट है, ये 4 फैक्टर कौन कौन है जो आपके कॉग्निशन को या एक बच्चे के ओवरऑल जो संज्ञानात्मक विकास है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये आपका 4 फैक्टर है। मैच्योरेशन, पहला है मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है आपका सोशल इंटरेक्शन जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है या अंतर क्रिया है, चौथा है इक्विलिब्रेशन। यानी ये 4 कारक है, 4 फैक्टर है पियाजे की थ्योरी में जो आपके ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए या प्रभावित करने का काम ये चारों करते हैं। पहला है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब है परिपक्वता, और परिपक्वता जो है ये आपकी हेरिडिटी से जुड़ी हुई है और ये जो है जेनेटिक है। एपिस्टेमोलॉजी पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। यानी इनके अनुसार एक बच्चे के मैच्योरेशन में या एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसके संज्ञानात्मक विकास में जो हेरिडिटी है वह एमिनेंट रोल प्ले करती है। एक्सपीरियंस मतलब जो आप जीवन में जो आप रह रहे हैं, जहाँ वातावरण में जिस भाषा को सुन रहे हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं, उससे जो आप अनुभव ले रहे हैं अपने लाइफ को लेकर के, जीवन के कॉन्टेक्स्ट में, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, उस एक्सपीरियंस की बात इसने की। तीसरा है आपका सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन का मतलब है कि जब आप सामाजिक अन्योन्य क्रिया करते हैं, बच्चा अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, सोसाइटी में जो लोगों से इंटरेक्शन करता है और अपने थॉट प्रोसेस को जो बिल्ड करता है, वो भी इसके संज्ञान को, कॉग्निशन को इम्पैक्ट करता है। चौथा है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन जो है ये आपका संतुलन का स्थिति है। आप कह सकते हैं कि इम्बैलेंस टू बैलेंस जाना।
या आप कह सकते हैं कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना। यानी एक बच्चा जब दुनिया में आया है तो उसके लिए हर एक चीज नहीं है, जो चीजें देखता है जब उसके अंदर एक कंफ्यूजन जनरेट होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती है, और चीजों को जब वो एकोमोडेशन एसिमुलेशन की प्रोसेस द्वारा उसको बेहतर कर लेता है, एक तरीके से संतुलन में कर लेता है, वो पूरी प्रोसेस आपकी इक्विलिब्रेशन है, जिसमें आपका एडेप्टेशन भी है और ऑर्गेनाइजेशन भी है। हम आगे समझेंगे कि एडेप्टेशन क्या है, एसिमुलेशन एकोमोडेशन क्या है, इससे जुड़ी हुई है स्कीमा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये 4 फैक्टर हैं जो आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं या इंपैक्ट डालते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे: मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। यानी कि एक बात और, इन्होंने भाषा को इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, यानी लैंग्वेज को पियाजे ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। भाषा को ये किसी प्रकार से एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण नहीं बताते हैं। यानी पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास से आपका थिंकिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका रीजनिंग जितना बेहतर होगा, आपकी भाषा भी उतना ज्यादा बेहतर होगी। यानी ये बात करते हैं कि आपके संज्ञानात्मक विकास से भाषा होगी बेहतर। यानी संज्ञानात्मक विकास का स्तर जितना बेहतर होगा, जितना अच्छा होगा, आपकी भाषा भी उतनी अच्छी होगी। और भाषा को इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में कोई महत्व नहीं दिया है। वही अगर वाइगोस्की की बात करें तो उन्होंने भाषा को लैंग्वेज का टूल बताया है, जो हम वाइगोस्की की थ्योरी में बात करेंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इक्विलिब्रेशन और एकोमोडेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है आपका इक्विलिब्रियम का, कैसे बच्चा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी या कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। यदि बच्चा जब दुनिया में आता है, हर एक चीज नहीं है, तो कैसे वो चीजों को अडॉप्ट करता है, कैसे उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस कंफ्यूजन से कैसे वो फिर क्लैरिटी की तरफ जाता है, उसी का ये प्रोसेस है एडेप्टेशन की, जो चीजों को अडेप्ट करता है। इसके लिए आपको 2 चीजें सबसे पहले जो समझनी है, ये है, पहला है स्कीमा। स्कीमा जो है ये आपका मेंटल स्ट्रक्चर है। स्कीमा जो है ये मेंटल स्ट्रक्चर है, एक मानसिक संरचना है जिससे आप चीजों को, ए वे ऑफ नोइंग, ये एक तरीका है, एक रास्ता है, एक चीज है, कॉन्सेप्ट है, जो आप चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग व्यक्तियों में आप बना पाते हैं। ये मेंटल स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सूचनाओं का एक समूह है जो ह्यूमन ब्रेन में है, जिससे आप अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग जगह को आप पहचान पाते हैं। तो स्कीमा जो है एक प्रकार का मेंटल स्ट्रक्चर है। आप जैसे इस मार्कर को भी आप पहचान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस मार्कर का स्कीमा जो है वो आपके ब्रेन में पहले से बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है। तो स्कीमा जो है जिसके द्वारा हम दुनिया की तमाम चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बांट पाते हैं, समझ पाते हैं या देख करके पहचान पाते हैं। तो एक प्रकार का मेंटल स्ट्रक्चर है, रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे सूचनाओं का एक छोटा छोटा समूह है जिसमें अलग अलग प्रकार की चीजों का परसेप्शन आपने बनाया हुआ। पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक सूचनाओं का एक पॉकेट्स है जिसमें अलग अलग चीजों का, अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग व्यक्तियों का परसेप्शन है। यही शायद स्कीमा ही है जिसकी मदद से आप प्याले की जो पिक्चर देख रहे हैं, आप इसको समझ पा रहे हैं या पहचान पा रहे हैं। तो स्कीमा जो है ये आपके प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन में काम आएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको स्कीमा समझना जरूरी है। ये मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें आप तमाम तरीके की चीजों की एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, जिसमें आप चीजों को रखते हैं, वस्तुओं को रखते हैं, व्यक्ति हो सकती है, सड़क हो सकता है, तमाम तरीके की चीजें जो आप देखते हैं और अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्कीमा जो है, इसके अनुसार एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले आता है आपका एसिमुलेशन। एसिमुलेशन, एसिमुलेशन का मतलब है आत्मसात करना या आत्मसात करना। जब आप कोई चीज नहीं देखते हैं, एक बच्चा जो है कैट को देखा, घर वाले ने, जब वो बच्चा छोटा है, बता दिया कि ये कैट है, इसकी 4 छोटी छोटी पैर होती है, एक टेल होते हैं, ऐसी इनकी आवाजें होती हैं। बच्चा जो है अब बिल्ली का कॉन्सेप्ट कर लिया है, यानी इसमें कुछ ऐड कर लिया है, एसिमुलेट कर लिया है। अब वह जो है इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रेशन में है, वह संतुलन की स्थिति में है। उन्होंने कैट का स्कीमा जो है अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में बना लिया है और वह कैट को पहचानता है।
अब यहाँ पे न्यू सिचुएशन आई। अब एक दिन उसने एक डॉग को देखा, एक कुत्ते को देखा, और कुत्ते को भी उसने देखा कि इसके भी छोटे छोटे 4 लेग हैं, एक टेल है, बस इसकी आवाज, बट इसकी जो आवाज है, इसकी जो वॉइस है वो कैट से कहीं डिफरेंट है। और घर वाले ने बताया था कि ऐसे स्ट्रक्चर के जो लोग होंगे, ऐसे ऐसे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो आपकी कैट है, और ये जो इसका मतलब ये बड़ी सी कैट है। और जब वो बड़ी सी कैट बोलता है तो घर वाले बताते हैं कि नहीं, ये कैट नहीं है, डॉग है। अब जैसे ही न्यू सिचुएशन आया, यहाँ डॉग आया, बच्चे के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ गया, बच्चे के अंदर जो है डिसइक्विलिब्रिएशन आ गया, यानी बच्चा असंतुलन की स्थिति में चला गया। पहले वो कैट का स्कीमा इन्होंने लोगों ने बताया, वो ऐड कर लिया, फिर वो संतुलन में है। फिर जैसे ही न्यू सिचुएशन आई, एक दिन इसने किसी कुत्ते को देख लिया, डॉग को देख लिया, और उस डॉग को भी उसने उस आधार पे, बिल्ली के विशेषताओं के आधार पे उसने उसको बड़ी बिल्ली कहा। तो लोगों ने बताया कि नहीं, घर वालों ने कि ये बड़ी बिल्ली नहीं बल्कि ये डॉग है। अब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में चला गया। फिर घर वालों ने बताया कि डॉग में ये चीजें होती है, इसकी आवाजें ऐसी होती है, बिल्ली में ये डिफरेंट है, डॉग और बिल्ली में, यानी कैट एंड डॉग में। अब बच्चा जो है इस चीज को एकोमोडेट कर लिया। अब ये एकोमोडेशन हो गई, यानी सबसे पहले उसने जो चीजें घर वाले ने, बिल्ली का हमने रेट्रो से एग्जांपल लिया है, कैट को देखा, घर वालों ने बताया कि कैट है, उसे एसिमुलेट कर लिया, यानी अपने स्कीमा में ऐड कर लिया। फिर वह संतुलन की स्थिति में है, अब उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, ये बिल्ली है। एक दिन न्यू सिचुएशन आई, नई परिस्थिति आई, उसने डॉग को देखा और देखा कि अब जो उसने बिल्ली को देखा था और डॉग को देख रहा है, दोनों के वॉइस में अंतर है, दोनों की एक्टिविटी में अंतर है। तो उसने इसको बड़ी बिल्ली, बड़ी कैट के नाम से संबोधित किया। तो घर वाले ने बताया कि नहीं, ये बड़ी बिल्ली नहीं बल्कि ये डॉग है, ये अलग प्रकार का काम करता है, इसके काटने से जो है वो बच्चों में विष भी चले जाते हैं, पॉइजन भी हो जाती है, इसकी आवाज भी जो है वो कैट से डिफरेंट है। बच्चा सीधे जो है डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है कैट के जो परसेप्शन को उसने बनाया। फिर जब वो डॉग और कैट के बीच में अंतर को समझ लेता है, तो वो जो पुरानी एग्जिस्टिंग स्कीमा है, उस प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा में इस न्यू एग्जिस्टिंग स्कीमा को जो है मॉडिफाई करता है। तो जब चीजों को मॉडिफाई किया जाए, जब चीजों को मैनिपुलेट किया जाए, एडजस्ट किया जाए, तो ये आपका एकोमोडेशन कहलाता है। और जब चीजों को डायरेक्टली ऐड कर लिया जाता है, तो ऐड कर लेना आपका एसिमुलेशन या आत्मसात्करण कहलाता है। ये पूरी प्रोसेस जो है एडाप्टेशन की प्रोसेस है कि बच्चा जो है दुनिया में आया, उसके लिए हर एक चीज नहीं है, वह कैसे चीजों को देखता है, उसको एसिमुलेट करता है, अपने स्कीमा में उसको ऐड करता है, यानी एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाता है, संतुलन में होता है। जैसे उसके लिए नई सिचुएशन आती है, उससे सिमिलर, उससे जुड़ी हुई, बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है और फिर जो मॉडिफाई करके, कुछ एडजस्टमेंट करके, पुरानी जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें मैनिपुलेट करके, मॉडिफाई करके, एडजस्ट करके जब चीजों को वो फिर से सही जगह पे बैलेंस में करता है, तो प्रोसेस आपकी एकोमोडेशन कहलाती है। तो याद रखना है कि जब भी ऐड हो, जब भी प्लस हो, जब भी कोई न्यू चीज को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना है, तो वहां आपका एसिमुलेशन आता है, और जब मॉडिफाई करना हो, एडजस्ट करना हो, मैनिपुलेट करना हो, तो आपका एकोमोडेशन होता है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं, ये बात हुई इनसे रिलेटेड, इन्होंने 2 चीजों पे बात की है। एक तो इनका स्टेजेस है, जो अवस्थाएं हैं, उसके ऊपर इन्होंने बात की है, और दूसरी एक चीज है इनकी जो है स्टेजेस, जिनके लिए अवस्थाएं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने दिया है, जिसके लिए ये फेमस है, या जिनके लिए ये थ्योरी जो है मुख्य रूप से बेस्ड है। उस 4 स्टेजेस पे, उस 4 अवस्थाओं पे हम बात कर लेते हैं, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। यानी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, संज्ञान आप सबसे पहले समझ चुके हैं कि वो मेंटल स्किल्स है, दिमाग से जुड़ी हुई हर एक प्रक्रिया, चाहे वो थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ये सब आपके कॉग्निशन के अंतर्गत आता है। यानी कॉग्निशन का अर्थ है प्रोसेस ऑफ नोइंग, जानने की प्रक्रिया, जिस मेथड से, जिस तरीके से आप चीजों को समझते हैं, जानते हैं, या जो भी मेंटल एक्टिविटी आप करते हैं, वो सभी चीज कॉग्निशन या संज्ञान कहलाती है। अब इसके 4 स्टेज हैं, जिसके ऊपर पे आगे की पूरी थ्योरी गिवन है, उसकी हम बात कर लेते हैं। 4 स्टेजेस ऑफ
4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये 4 स्टेजेस हैं, जिसमें पहला है आपका, इसको हमने SPCF से बांट रखा है, एस फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष। दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसका टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष। तीसरा है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसका टाइम पीरियड है आपका 7 से 11 वर्ष। और चौथा है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी बच्चा अपने हायर कॉग्निटिव मैच्योरिटी जो है वो प्राप्त कर लेता है इस 11 से 15 वर्ष के बीच में, ऐसा मानना है जीत पियाजे। तो ये 4 स्टेजेस हैं, 4 अवस्था है जिसके थ्रू बच्चे जो है वो अपने हायर कॉग्निटिव मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं। इसकी शुरुआत होती है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी 0 से 2 वर्ष। जो 0 से 2 वर्ष है ये पहला सेंसरी मोटर, इसको जो है अब सेंसरी को ज्ञान इंद्रिय अवस्था कुछ ऐसा करके बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब एक एक करके हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 से 2 वर्ष, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए जीवन में दुनिया में जब वो आया उसके लिए हर एक चीज नई है, हर एक चीज को अपने सेंसेस के थ्रू वो सीखता है। जो 5 सेंस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इस पांचों के माध्यम से वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है, या एक तरीके से चीजों को जानने की कोशिश करता है। इसीलिए एक टर्म यूज किया जाता है कि सेंसेस आर टीचर, यानी इस वक्त में जो सेंसेस है, जो ज्ञान इंद्रियां है बच्चे की, वह टीचर के रूप में काम करता है, यानी उसको शिक्षक के तरीके से सिखाता है। वह आग को भी जलता हुआ देखता है तो बच्चा जो है उस आग को छू करके देखता है। भले एक बार उससे जल जाने के बाद वह दूसरी बार उसके बाद छूने का प्रयास नहीं करता है, लेकिन वह सेंसेस के थ्रू उन चीजों को, क्योंकि वह अभी प्रॉपर बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, चीजों को समझ नहीं पाता है, तो ये सेंसेस ही हैं, ज्ञान इंद्रियां ही हैं, जिसके माध्यम से वो अपने ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करता है और ओवरऑल अपने कॉग्निशन को बनाता है, या एक तरीके से अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी एक चीज है, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। ये जो टाइम पीरियड है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है वस्तु अस्थायित्व, जो आपका 11 से लेकर 13 मंथ के पहले, या आप कह सकते हैं कि 0 से 2 वर्ष के भीतर भीतर ये आ जाती है, किसी में थोड़ा सा पहले, किसी में थोड़ा बाद। ऑब्जेक्ट परमानेंस का अर्थ है वस्तु अस्थायित्व, यानी अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा। पहले बच्चा जो है, इससे कम टाइम पीरियड के बच्चे, जो 4, 5, 6 मंथ के बच्चे हैं, वो अगर किसी टॉय से, किसी खिलौने से खेल रहे हैं, आप खिलौने को हटा भी लेते हैं, उससे ले भी लेते हैं, तो बच्चा जो है उस खिलौने के लिए नहीं रोता है, क्योंकि उसके जो स्कीमा है, पहले हम लोग समझ चुके हैं कि स्कीमा जो है वो एक मेंटल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम चीजों को, जिसकी वजह से हम चीजों को पहचान पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं, या एक परसेप्शन हम चीजों का बना पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस में होता है कि वो वस्तु जो है, वो जो खिलौना जो है, बच्चे के माइंड में एग्जिस्ट नहीं करती है। 4, 5, 6 मंथ के, यानी 9 महीने से पहले का जो बच्चा है, अगर बच्चे से आप डायरेक्टली खिलौना ले भी लेते हैं तो बच्चा जो है उस खिलौने के लिए नहीं रो रहा है, क्योंकि उसके जो स्कीमा है उसमें उसकी कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर नहीं बनी हुई। लेकिन बच्चा जैसे ही 11 से 13 मंथ के अंदर आता है, अब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, यानी वस्तु अस्थायित्व है। अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होगा, यानी बच्चे जिस खिलौने से खेल रहे हैं उस खिलौने को अगर आप ले लेते हैं तो बच्चा अब उस खिलौने के लिए रोता है। दैट मीन्स कि अब बच्चे के स्कीमा में उस वस्तु के, उस कंटेंट की स्कीमा जो है वो बननी है। अब मेंटल स्ट्रक्चर जो है उसका बनने लगा है, अब उस वस्तु की अस्थायित्व उसके ब्रेन में है, जिसके कारण वो वस्तु के लिए रोता है। इस स्थिति को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। एक और चीज है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है
बच्चा किसी भी चीज को देखता है और उसकी तरफ लालायित होकर आगे बढ़ता है उस चीज को छूने के लिए या उस चीज को पाने के लिए, वो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का स्टेज है। तो सेंसरी आर्ट टीचर ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये सब आपके सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं उसकी हम बात करेंगे। याद रहे हम बात कर रहे हैं स्टेजेस की, जेन पे आने की। दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, यह बच्चा जो है अब 2 से 6 वर्ष में जाता है, इरिवर्सिबल थॉट होते हैं। इरिवर्सिबल थॉट है, बच्चा में जो है पलटावी का गुण नहीं है। बर्फ पानी बन सकता है और फिर पानी वापस बर्फ बन सकता है, इस बात को बच्चा जो है वो नहीं समझ सकता। इरिवर्सिबल थॉट है। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये बात इस स्टेज के बच्चे, प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे हैं वो नहीं बता पाते हैं। इसमें ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। दूसरी एक चीज, ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का पीरियड है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव थॉट की तरह, या गलत लॉजिक या कुछ टेढ़े मेढ़े लॉजिक लगाना। जैसे उसका कहना है कि जब हम लोग चलते हैं या जब रेलगाड़ियां चलती है तो उसमें जो आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो वस्तुएं हैं, वो भी उसके साथ साथ चलती है। तो ये क्या है, एक तरीके का ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, जो कुछ टेढ़े मेढ़े लॉजिक लगाता है या कहता है कि उसकी बॉल जो है, उसकी गेंद जो है वो भी गोल है और मून जो है वो भी गोल है। इसका मतलब कि ये मून ही है उसका बॉल, या उसका बॉल ही वो मून है। कहने का मतलब कि जिस रीजनिंग को, जिस तर्क का कोई मीनिंग नहीं हो, मीनिंगलेस जो तर्क है, जो रीजनिंग है, वो आपका ट्रांसडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत आता है। क्योंकि ऐसा क्या होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो सेंट्रेशन का गुण होता है। नेक्स्ट आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सेंट्रेशन का गुण। सेंट्रेशन का मतलब कि वह केंद्रीकृत होता है, वह किसी भी चीज के एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है। अगर वह इस मार्कर को देख पा रहा है तो उस मार्कर की सिर्फ हाइट देख पाएगा या तो सिर्फ कलर देख पाएगा, इसकी और विशेषताओं को वह नहीं देख पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो यह सेंट्रेशन का गुण है, केंद्रीकृत है, इसीलिए बच्चा किसी भी चीज का एक ही एस्पेक्ट जो है वो देख पाता है। इसमें सबसे बड़ी एक चीज है कि बच्चा जो है एनिमिज्म होता है। नेक्स्ट आपका जो है बच्चा जो है एनिमिज्म होता है, एनिमिस्टिक होता है, जिसको आप सजीववादी कह सकते हैं। यानी बच्चे को निर्जीव वस्तुएं भी सजीव लगती है। यानी एक छोटा सा बच्चा जो आपके घर में 2 से 6 वर्ष के बीच का है, अगर उसको एक टेबल से चोट लग जाए तो आप अगर टेबल पे 1-2 थप्पड़ अगर धीरे से अगर लगा दें तो बच्चे को एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलती है। दैट मींस कि बच्चे को भी लगता है कि हाँ उसको भी दर्द हुआ था, अब टेबल की भी पिटाई हो गई, अब टेबल को भी दर्द लग रहा होगा। ऐसा क्या है, ये एनिमिस्टिक स्टेज है, जिसमें बच्चे को निर्जीव वस्तुओं में भी उसकी जान लगती है, या एक तरीके से उसमें सेंस होने का, एक तरीके से उसमें पेन होने का, दुख होने का एक एहसास होता है। या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी उनको सजीव लगता है, उनको निर्जीव और सजीव में जो है अंतर है वो नहीं दिखता है। एनिमिस्टिक होता है बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसका टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष। तो एनिमिस्टिक होता है, रिवर्सिबल थॉट है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है और सेंट्रेशन का गुण पाया जाता है। ये आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसकी विशेषता है। अब हम नेक्स्ट स्टेज में बात करेंगे जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहां से आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में भर के पूछे जाते हैं। ये 2 स्टेज है बाकी के। तीसरा स्टेज है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसका टाइम पीरियड है आपका 7 से 11 वर्ष। इसमें सबसे बड़ी चीज कि सीसीएस आ जाता है। अब ये सीसीएस क्या है, तो सी फॉर क्लासिफिकेशन, एक सी फॉर क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और एस फॉर सीरियसन। यानी अब बच्चा जो इरिवर्सिबल थॉट में था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बर्फ पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकता है,
3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना। इरिवर्सिबल थॉट की जो स्टेज में था अब वो खत्म हो गई है, अब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है। ये ऑपरेशनल स्टेज जो है इसमें सीसीएस यानी क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन आ जाती है। अब क्लासिफिकेशन क्या है, बच्चा जो है क्लासिफाई कर पाता है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक में, सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाता है, चीजों को उनके विशेषताओं के अनुसार, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अकॉर्डिंग वह चीजों को कैटेगराइज कर पाता है, वर्गीकृत कर पाता है, एक वर्ग में, एक चीजों में, एक सीक्वेंस में वह लगा पाता है। कंजर्वेशन का अर्थ है कि अब बच्चे में संरक्षण आ गई है, द्रव्यमान को लेकर के, सब चीजों को लेकर के एक समझ आ गई। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है और एक 200 ml जूस को एक लंबे ग्लास में, एक लंबे बीकर में भर दिया जाए और एक चौड़े बीकर में भर दिया जाए, तो बच्चे से आप पूछेंगे तो बच्चा जो है वो चौड़े बीकर वाला बर्तन बोलेगा, क्योंकि उसको लगता है कि चौड़े बर्तन वाले, जो चौड़े बर्तन है उसमें जूस जो है वो ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें अब कंजर्वेशन आ गया है, और कंजर्वेशन का अर्थ है कि बच्चा ये समझने लगता है कि अगर क्वांटिटी चेंज नहीं हुई हो तो शेप एंड साइज के चेंज होने से उसके द्रव्यमान पे, उसके चीजों के मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 200 ml जूस है तो उस जूस को आप लंबे ग्लास में भर दे, छोटे ग्लास में भर दे, आप चौड़े ग्लास में भर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जूस 200 ml ही रहने वाला है। यानी शेप एंड साइज के चेंज होने से क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसी समझ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष में। एक चीज है सीरिएशन, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लगाना आ जाता है, बड़े से छोटे क्रम बाय क्रम सीरीज में वो चीजों को लगा के देख पाता है। ये 3 चीजें बच्चे के आ जाती हैं। और एक और सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें जो लॉजिक है वो शुरू हो जाती है, लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। जो मूर्त वस्तुएं हैं उसके प्रति लॉजिक जो है, जो उसके सामने है, जो चीजों को टच कर पा रहा है, फील कर पा रहा है, देख पा रहा है, उनके प्रति वह तर्क लगाना शुरू कर देता है, या उसकी जो लॉजिक है उसकी शुरुआत होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उस वस्तु के प्रति अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, यानी जो चीजें मूर्त में है, जो चीजें उसके सामने है, जिसको वह देख रहा है, जिसको वह टच कर पाए, फील कर पाए, ऐसे वस्तुओं के प्रति वह लॉजिक लगा सकता है। ये एक चीज हुई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। अब हम फाइनल स्टेज की ओर बढ़ते हैं जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 11 से 15। और पियाजे की थ्योरी का कंक्लूजन भी है कि इस स्टेज में बच्चा जो है अपने हायर कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे होता है। चौथा है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसका टाइम पीरियड है 11 से 15 वर्ष। इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी बच्चा जो है अब उसके सामने, आप इसके प्रीवियस जो स्टेज है उसमें बच्चा जो है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के प्रति लॉजिक लगा पा रहा था या सोच पा रहा था। अब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ गई है। अब बच्चे जो उसके सामने नहीं भी है, वो आइडियाज में भी है, जो थॉट में है, जो विचारों में है, उस चीजों के प्रति भी, या जो सामने नहीं भी है, अमूर्त रूप में है, उस चीज के प्रति जो लॉजिक लगा पाता है या सोच पाता है। जैसे इस स्टेज का जो बच्चा है वो ये समझ पाता है, अगर आप उससे पूछेंगे कि भारत की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है इसको क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसके बारे में बच्चे जो है वो लॉजिक लगा सकते हैं या आपको बता सकते हैं अबाउट उसके बारे में, वो कुछ चीजें आपको सजेस्ट कर सकते हैं। दैट मींस कि इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ गई है, यानी हम बच्चे उच्च स्तर का जो संज्ञानात्मक एक तरीके से विचार है या उच्च तरीके का जो निगमनात्मक तर्क है, जो सोच है, वो डेवलप हो जाती है बच्चे में। और बच्चे जो चीजें सामने हैं उसके साथ साथ जो आइडियाज में भी है, जो विचारों में है, जो थॉट में है, जो इमेजिनेशन में है, उन चीजों के बारे में भी लॉजिक लगा पाते हैं, रीजन कर पाते हैं, सोच पाते हैं, अपने विचार प्रेजेंट कर पाते हैं। तो यह फाइनल स्टेज है 11 से 15 वर्ष, जिसमें इनका मानना है कि एक बच्चा जो है अपनी हायर कॉग्निटिव मैच्योरिटी जो है, उच्च संज्ञानात्मक परिपक्वता जो हायर लेवल का है, वह अचीव कर लेता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सबसे बड़ी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी हर एक चीज को अब करने की
या आप इसको कह सकते हैं कि साइंटिफिक थॉट जो है इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें साइंटिफिक जो थॉट है, जो वैज्ञानिक विचारधाराएं हैं उसमें बच्चे में डेवलप हो जाती है और बच्चा जितना बेहतर कार्य करता है, जितना बेहतर एक्टिविटी करता है, इस स्टेज में उसकी जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें